सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज के वीडियो में दो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे आसियान की हाल ही में हुई एक बैठक के संदर्भ में। देखेंगे आखिर इस बैठक में ऐसा क्या मुद्दा उठाया गया है जिसकी वजह से आसियान की यह जो बैठक है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई। साथ ही साथ चीन और भारत के साथ इसका क्या संबंध है, इसको डिस्कस करेंगे। और आने वाले समय में आसियान का चीन के साथ कैसे टकराव बढ़ सकता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। वहीं जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे भारत नेट परियोजना के संदर्भ में। देखेंगे आखिर यह परियोजना क्या है और क्यों इस समय चर्चा का कारण बनी हुई है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आसियान के संदर्भ में। आसियान जिस है, इसका फुल फॉर्म आप देख पा रहे होंगे। इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, अर्थात एक ऐसा एसोसिएशन, एक ऐसा क्षेत्रीय संगठन जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया के देश शामिल होते हैं। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में, जब बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, उसके बाद यह हुई है। हस्ताक्षरकर्ता जो देश थे प्रारंभ में, वह 5 देश थे: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। चूंकि यह जो देश हैं, इन्होंने हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की थी, इसी के कारण इन देशों को संस्थापक सदस्य के रूप में जाना जाता है। 8 अगस्त को इसकी स्थापना हुई थी, इसी कारण इस दिन को हम आसियान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका जो मुख्यालय है वह इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि आसियान के संस्थापक देशों की संख्या कम है। बाद में 1984 में ब्रुनोई, फिर वियतनाम, फिर म्यांमार और लाओस, उसके बाद कंबोडिया, सभी देश इसमें शामिल हो गए और इस तरह से वर्तमान में इन देशों की संख्या बढ़कर 10 हो गई। तो इससे हमें यह पता चला कि यह एक ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया के देश शामिल हैं। आप इनके मैप और इनके फ्लैग को भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए, म्यांमार लिखा दिखाई दे रहा होगा, थाईलैंड, फिर लाओस, फिर वियतनाम, फिर कंबोडिया, फिर जो है कि मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, वियतनाम, फिलीपींस, ये देश आपको दिखाई दे रहे हैं। यह मैप थोड़ा सा देखिए, इस मैप के पास एक डोमिनेंट नेचर अपनाने वाला एक देश है चाइना, उसको भी थोड़ा सा एज्यूम करिएगा। आगे मैं इसको जोड़ता हूँ। यह जो आसियान संगठन बनाया गया है, इसका जो उद्देश्य है वह है जो दक्षिण पूर्व एशिया का जो क्षेत्र है, जो मैंने आपको दिखाया, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में आर्थिक विकास को बढ़ाना, सांस्कृतिक विकास को बढ़ाना, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना। और जब ये बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे तो इसके लिए जरूरी है कि इस पूरे क्षेत्र में शांति हो और स्थिरता बनी रहे। इसी के कारण संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का पालन करने का यह आह्वान करते हैं और यह कहते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन के जो चार्टर हैं, उनको बढ़ावा देकर, उनका पालन करके हम क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को कायम करेंगे। इसके साथ साथ यह सभी प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, जैसे कृषि है, उद्योग है, व्यापार है, परिवहन है, संचार है, आदि में सहयोग करके एक दूसरे की आर्थिक क्रियाओं में भागीदारी सुनिश्चित करके यह चाहते हैं कि जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश के जितने लोग हैं, उन सभी लोगों का जीवन स्तर क्या हो, सुधरे। और साथ ही साथ यह जो मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन हैं, उनके साथ घनिष्ठता और सहयोग की भावना रखते हैं। कुल मिलाकर अगर अभी तक के हम पूरे घटनाक्रम को देखें तो एक ऐसा संगठन है जो शांति में विश्वास करता है, जो क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से इस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों के जीवन की उन्नति की कामना करता है। और इसी आदर्श वाक्य को अपना जो है कि विजन के रूप में यह प्रस्तुत करते हैं, अर्थात अपना मोटो वाक्य बनाते हैं। मोटो सेंटेंस से मतलब ऐसे वाक्य से है जो पूरे आपके संगठन के विषय में एक थीम के रूप में प्रस्तुत करता है। वह है वन विजन,
वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। वन विजन का मतलब एक दृष्टिकोण होगा, वो हमारी एक पहचान होगी और साथ ही साथ हम एक समुदाय के लोग हैं। कौन कह रहा है ये? दक्षिण पूर्व एशिया के देश जिन्होंने एक संगठन का निर्माण किया है जिसका नाम है आसियान। ये इस वजह से इन्होंने कहा है कि जब तक हमारा विजन एक नहीं होगा, जब तक हमारी आइडेंटिटी एक नहीं होगी, जब तक हम मिलजुल कर एक कम्युनिटी के रूप में नहीं रहेंगे, तब तक हम इस क्षेत्रीय सहयोग को बहुत ज़्यादा मजबूत तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन्होंने अपना यह मोटो वाक्य रखा। इसके 3 स्तंभ माने जाते हैं। पहला स्तंभ है आर्थिक समुदाय। आसियान आर्थिक समुदाय का मतलब यह है कि जो आसियान है यह अपने आप में एक आर्थिक क्षेत्र है और इस आर्थिक क्षेत्र में जितनी गतिविधियां होंगी उन गतिविधियों के केंद्र में होगा आसियान का नियम। दूसरा है आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय। आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय का मतलब यह है कि जो भी आसियान के क्षेत्र हैं यहाँ पर जो भी राजनीतिक गतिविधियां होंगी, जो भी यहाँ फेरबदल होंगे, उसके केंद्र में होगा देश हित के साथ साथ आसियान की जो आइडेंटिटी है उसको बचाना। अर्थात सभी देश अगर डेमोक्रेटिक आइडियाज वैल्यू को लेकर आगे बढ़ते हैं तो इससे क्या होगा, आसियान देशों में घनिष्ठता बनी रहेगी। तीसरा जो इसका स्तंभ है वह आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। इसका मतलब है कि आसियान के सभी देश एक दूसरे का कॉर्पोरेट सहयोग करके यहाँ के लोगों का न सिर्फ जो है कि विकास करेंगे बल्कि सामाजिक उन्नति का प्रयास भी करेंगे। और इन्हीं सिद्धांतों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो है कि आसियान ने कुछ नियम अपने बना रखे हैं और उन्हीं नियमों का यह पालन करते हैं। क्या नियम आसियान ने बना रखे हैं? स्वतंत्रता, समानता, संप्रभुता और अखंडता तथा राष्ट्रीय पहचान के लिए पारस्परिक सम्मान या सहयोग करना। इसका मतलब है कि यहाँ जितने देश हैं सब अपने आप में स्वतंत्र हैं, सभी समान हैं, सभी जो है कि सॉवरेन है अर्थात संप्रभु हैं और सबकी जो अखंडता है वह मूलभूत है। इसलिए यह जो राष्ट्रीय पहचान किसी भी देश की है इसको पारस्परिक सम्मान एक दूसरे देश देंगे, अर्थात कोई भी देश दूसरे देश को अपने क्या करेगा, सम्मान देगा और ये संप्रभुता, समानता, अखंडता को बचाने के लिए क्या करेगा, सहयोग देगा। अर्थात कोई देश अगर इनकी संप्रभुता का हनन करता है, इनकी समानता, इनकी स्वतंत्रता में खलल डालता है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे का सहयोग देंगे। ये सभी चीजें अभी जुड़ेंगे इसलिए मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ। एक दूसरे साथ ही दूसरा इन्होंने नियम क्या बना रखा है? पहला तो है कि ये सम्मान और सहयोग करेंगे किन मामलों में, स्वतंत्रता, संप्रभुता और जो है कि समानता के मुद्दे में। दूसरा इन्होंने नियम बना रखा है कि यह दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का मतलब हर सरकार अपने हिसाब से नियम बनाती है और उस नियमों के विरोध में कुछ असंतुष्टि हो सकती है लेकिन कोई दूसरा देश आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करेगा। तीसरा इन्होंने नियम बना रखा है किसी मतभेद या विवाद का शांतिपूर्ण जो है कि समाधान करना। अर्थात शांतिपूर्ण समाधान का मतलब है कि हिंसा या तनाव को बढ़ने से रोकना। चौथा नियम इन्होंने बना रखा है बाहरी हस्तक्षेप या किसी दबाव से मुक्त होकर अपने राष्ट्रीय अस्तित्व और पहचान के लिए पारस्परिक सहयोग करना। अर्थात कोई अगर बाहरी शक्ति है अगर वह दबाव डालती है और उसके वजह से किसी राष्ट्र का राष्ट्रीय जो अस्तित्व है या उसकी जो पहचान है उस पर संकट आता है तो पारस्परिक सहयोग किया जा सकता है। साथ ही साथ कहा गया है कि किसी भी प्रकार की शक्ति के उपयोग या उपयोग की चेतावनी से आसियान क्या रहेगा, दूर रहेगा। अब देखिए जितनी मैंने चीजें बताई आपको बहुत अच्छी लगी होंगी लेकिन इस बार के बैठक में इसी का उल्टा हो गया। बताऊंगा क्या हुआ है। अब इन लक्ष्यों को इंगित करने के लिए जो मैंने अभी नियम बताए, जो इनके उद्देश्य हैं, सिद्धांत हैं, इसके लिए इन्होंने क्या कर रखा है, आसियान विजन 2020 का निर्माण कर रखा है। आसियान विजन 2020 वह विजन है जो आसियान को वर्ष 2020 तक किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है वह उसके विजन को बताता है। इस विजन में इस पर बात दिया गया है कि आसियान द्वारा या आसियान क्षेत्र में किसी भी प्रकार की टकराहट यदि होती है तो टकरावट की जगह हम क्या करेंगे, बातचीत को बढ़ावा देंगे। अर्थात जो शांतिपूर्ण नीति है उसको हम प्राथमिकता देंगे, हम तनाव को कम करने का प्रयास करेंगे।
ये किसका भाग है? आसियान विजन 2020 का। और आसियान अपने सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए क्या करता है? इसीलिए वर्ष में 2 बार बैठक करता है और यह जो बैठक होता है सामान्यतः 3 दिन चलती है। अब आते हैं करंट टॉपिक पर। आसियान की जो 34th जो बैठक हुई थी वह 20 से लेकर 23 जून 2019 में बैंकॉक अर्थात थाईलैंड में आयोजित की गई थी। जो 35वीं बैठक हुई थी वो भी वर्ष 2019 में यहीं पर आयोजित की गई थी। अभी जो हुई है वह 36वीं और जो है 37वीं बैठक जो है कि होनी है और अभी जो है कि 26 जून को 36वीं बैठक हुई है। कहाँ पर? वियतनाम की अध्यक्षता में ही यह बैठक हुई है और 37वीं जो बैठक होगी वो भी कहाँ होगी? वियतनाम की अध्यक्षता में होगी। तो अभी जो 36वीं बैठक हुई है वियतनाम में 26 जून को, इस बार का जो थीम है उसको देखिए, कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियान। इसका मतलब है कि हम एक ऐसे आसियान का निर्माण कर सकते हैं जो क्या हो, मिलजुल कर और सभी तरह की चीज़ों का रिस्पॉन्स कर सके, यह इसकी थीम है। अब ये जो ये थीम हुई, यह जो बैठक हुई 36वीं बैठक, तो यह होनी तो कैसे थी? फेस टू फेस होनी थी। चूंकि इस समय कोविड-19 का प्रभाव है, इसके कारण ये फेस टू फेस मीटिंग नहीं हो पाई, अर्थात जो यहाँ के सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुख हैं वह शामिल आमने सामने होकर नहीं हो पाए, लेकिन वर्चुअल ऑनलाइन बैठक के रूप में यह बैठक हुई। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जो 37वीं बैठक होने वाली है नवंबर 2020 में, वह क्या होगी? फेस टू फेस होगी। अब देखिए हुआ क्या है, इस सम्मेलन में दक्षिणी चीन सागर में चीन की आक्रामक गतिविधियों को लेकर न सिर्फ आक्रोश दिखाया गया है बल्कि जो है कि चीन को चेतावनी भी दी गई है। आप ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा था कि आसियान ने अपने ही नियम बना रखे हैं और नियम यह है कि वह किसी भी तरह के तनाव को बढ़ने नहीं देगा, किसी प्रकार की धमकी नहीं देगा। लेकिन अब क्या हुआ है कि यहाँ पर जो चीन की आक्रामक नीतियाँ हैं उनका उनके प्रति गुस्सा दिखाया गया है और चीन को चेतावनी भी दी गई है। अब देख लीजिए थोड़ा सा, आप साउथ चाइना सी का मैप देख लीजिए। आप देख पा रहे होंगे, चाइना की लोकेशन देख पा रहे होंगे। एक और मैप आपको मैं दिखा देता हूँ, आप ये मैप भी थोड़ा सा देख लीजिए। ये देखिए, आपको साउथ चाइना सी का ये पूरा भाग दिखाई दे रहा होगा, इसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, अब ये देखिए, अब इन्हीं चीज़ों में हुआ क्या है उसको भी समझिए, आखिर ये चेतावनी देनी क्यों पड़े। दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर सदस्य देशों ने क्या किया है? एकजुटता दिखाया है और इसमें 2 राष्ट्र फिलीपींस और वियतनाम ने चीन की ओर इशारा करते हुए कहा कि कोविड-19 संकट के दौरान कोई भी देश दक्षिणी चीन सागर में ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा ना दे जिसकी वजह से तनाव बढ़ सकता है। कैसे तनाव बढ़ सकता है? कि जब कोई देश क्या करेगा, वह ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देगा जिसकी राष्ट्रीय स्वीकृति नहीं है, तो इससे क्या होगा? तनाव बढ़ेगा। अब आप प्रश्न करेंगे कि आखिर ये पूरा मुद्दा क्या है? तो देखिए, सबसे पहले दक्षिण चीन सागर को समझिए। दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे पर स्थित एक सीमांत सागर है जो सिंगापुर से लेकर ताइवान की खाड़ी तक लगभग 3.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। देखिए, जो चाइना 9 डैश लाइन आप देख पा रहे हैं, इसके ऊपर की ओर देखिए और ये देखिए फिलीपींस और वियतनाम के बीच में देखिए और चाइना जो लिखा हुआ है, इसके बीच का ये जो क्षेत्र है, यह जो क्षेत्र है यही क्या है? आपका जो साउथ चाइना सी। तो अब देखिए, इन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में कोई ऐसी गतिविधि ना किया जाए जिससे क्या हो जाए? तनाव को बढ़ावा दे। और यह जो पूरा जो क्षेत्र है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें आए दिन विवाद होता रहता है। विवाद इसलिए है क्योंकि ये पूरा जो सागरीय क्षेत्र है, ये छोटा मोटा क्षेत्र नहीं है, ये 3.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। अभी कुछ और विशेषताएं दक्षिण चीन सागर की समझ लीजिए, फिर मैं बताता हूं कि आखिर ये तनाव बढ़ा कैसे। दक्षिण चीन सागर की जो मुख्य भूमि, जो दक्षिणी चीन सागर है, वो चीन की मुख्य भूमि को स्पर्श करता है और साथ ही साथ इसके दक्षिणी पूर्व हिस्से ताइवान उसके हिस्से पर अपनी दावेदारी करता है और इसी के साथ वियतनाम, कंबोडिया भी इससे क्या करते हैं? सीमा बनाते हैं। जो पूरा दक्षिणी चीन सागर है, इसके लगभग 80% भाग पर चीन अपना दावा पेश करता है और आसियान के देश भी अपना अपना क्या करते हैं? इस पर संप्रभुता दिखाते हैं।
यह जो सागर है ना सिर्फ संपूर्णता और परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ पर प्राकृतिक गैस और तेल के भी प्रचुर मात्रा है और इसके कारण कोई भी देश इसको खोना नहीं चाहता। एक अनुमान के अनुसार यहाँ पर 11 अरब बैरल प्राकृतिक गैस और तेल का भंडार है। अब साथ ही साथ यहाँ पर यह है कि पूरा जो क्षेत्र है इसमें जिसका भी नियंत्रण होगा वह क्या करेगा, उस पर अपना अधिकार जमाएगा और पूरा जो ना सिर्फ यहाँ के रिसोर्स बल्कि परिवहन सभी चीज़ों को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। साथ ही साथ ये पूरा जो दक्षिणी चीन सागर वाला क्षेत्र है यह मत्स्य पालन अर्थात फिशरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, महत्वपूर्ण है। अब हुआ क्या है कि अभी कुछ माह पहले ही जो पैरासेल द्वीप है चीन ने उसमें वियतनाम के मछली पकड़ने वाले एक पोत को डुबो दिया था और जब इसको डुबो दिया तो उसके बीच क्या हो गया, विवाद उभरा। मैं आपको यह लोकेशन दिखा देता हूँ। अब देखिए आपको यहाँ पर दिखा दे रहा है, ये देखिए पैरासेल आइलैंड दिखाई दे रहा है आपको और उसके साथ स्पार्टले आइलैंड दिखाई दे रहा है और उसके बाद ये अन्य क्षेत्र दिखाई दे। तो ये जो पूरा जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं इस पूरे क्षेत्र में क्या है, चीन अपनी ही जो है कि दादागिरी दिखाता है और उसके वजह से ये चीज़ें क्या होती हैं। मैंने शब्द यूज किया दादागिरी, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं चीन अपनी जो है कि क्या करता है, अपनी नीतियों से और अपने उन सिद्धांतों से पीछे हटता है जो उसको करना चाहिए। तो कुल मिलाकर जब यहाँ पर क्या हुआ कि वियतनाम का जो मछली पकड़ने वाला एक पोत था चीन द्वारा उसको दिया गया, तो वियतनाम ने कहा यह तो हमारे द्वीप वाले क्षेत्र में है, आप ऐसा कैसे कर सकते। इसी के साथ फिलीपींस के अधिकार वाले क्षेत्र में आने वाले एक हिस्से को चीन ने अपना भाग घोषित कर दिया, कहा कि यह हमारा भाग है, जैसा कि वह गलवान घाटी के संदर्भ में कर रहा। इस तरफ फिलीपींस और जो वियतनाम है वह चीन के आक्रामक रुख से परेशान रहते हैं और इसके प्रतिरोध में उन्होंने अपना विरोध भी दिखाया है। लेकिन अब कहा गया है कि ये जो बैठक हुई कि यह अब कहा गया है कि हम आसियान देश इस बात को फिर से जोर देकर कहते हैं कि 1982 में हुई संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि समुद्री अधिकार, संप्रभुता, अधिकार क्षेत्र और वैधता निर्धारित करने के लिए प्रमुख आधार है और इसका सभी को पालन करना चाहिए। अर्थात इनका कहना यह है कि जो 1982 में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि हुई थी उसका उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य था कि जो दक्षिणी चीन सागर या कोई अन्य सागरीय क्षेत्र है वहां पर संप्रभुता का निर्धारण किया जाए। तो निर्धारण करने के लिए हमें यूनाइटेड नेशन के नियमों को पालन करना होगा, लेकिन चीन ऐसा नहीं करता है, जबकि आसियान के देश जो है कि इस 1982 के इस संधि के पालन करने के लिए चीन से कहते हैं। जब चीन इसका पालन करेगा तो अपने आप जो विवाद हैं वह क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। भारत का मानना यह है कि चूंकि दक्षिणी चीन सागर विवाद में शामिल देशों को इस पूरे मुद्दे को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए और किसी भी प्रकार और तनाव और धमकी से बचना चाहिए और आपसी बातचीत के माध्यम से विवाद का समाधान करना चाहिए। साथ ही साथ भारत ने यह भी कहा है कि भारत यूनाइटेड नेशंस कन्वर्सेशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी 1982 का समर्थन करता है तथा स्वतंत्र और निर्बाध जल परिवहन का समर्थन। अर्थात जो समुद्री नियम कानून बनाए गए हैं यूनाइटेड नेशन के 1982 के, उसका जो है कि भारत क्या करता है, पालन करता है और न सिर्फ पालन करता है बल्कि यह कहता है कि कोई भी जो कि समुद्री क्षेत्र है वहां पर स्वतंत्र और निर्बाध जल परिवहन होना चाहिए, क्योंकि यह परिवहन का सबसे सस्ता और उपयोगी माध्यम है। इसी के साथ भारत ने जो है कि दक्षिण पूर्व एशिया देशों के साथ अपने सैन्य साजो सामान के आदान प्रदान की गतिविधियों को भी तेज कर दिया है। इसका मतलब है कि भारत यह मानता है कि जो चीन के द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है, जो इनके अधिकारों का अतिक्रमण किया जा रहा है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समीक्षकों का यह भी कहना है चीन को संतुलित करने के लिए भारतीय प्रयास अच्छा है और इस समय एक अवसर भी है कि जब वहां पर जापान इसके साथ जो है कि जापान के साथ चीन ने विवाद क्रिएट किया है, भारत के साथ किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्रिएट किया, अब आसियान के साथ कर रहा है, तो ये सभी क्षेत्रीय संगठन और साथ ही साथ देश मिलकर चीन पर दबाव डाल सकते हैं और उसको मजबूर कर सकते हैं कि वह अपनी सीमाओं में रहे।
फिलीपींस के साथ चूंकि अमेरिका का एक सैन्य समझौता है, इसलिए जो है कि फिलीपींस के साथ जो है कि चाइना ज़्यादा टकराव नहीं बढ़ाता। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो आसियान के देश हैं, अमेरिका इसके साथ चूंकि बीच में पीछे अमेरिका खड़ा है और भारत अपना अगर सहयोग दे देता है, तो इस तरह से भारत और अमेरिकी गठजोड़ और साथ ही साथ आसियान देशों का जो सहयोग है वह चीन को यहाँ पर नियंत्रण कर सकता है। इसी के साथ कहा यह भी गया है, जो क्वाड की जो भागीदारी है, जिसमें भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अगर इनकी साझेदारी को और हम मजबूत करते हैं तो दक्षिणी चीन सागर में हम चीन को नियंत्रित कर सकते हैं। चूंकि इस समय जो पूरा दक्षिणी चीन सागर में जिस प्रकार का आक्रामक रुख अपनाया जा रहा है, उसके वजह से आने वाले समय में यह तीसरे विश्व युद्ध का कारण भी बन सकता है। और यह पहली बार है जब आसियान ने इतने मुखर रूप से जो है कि चीन की न सिर्फ आलोचना की है बल्कि उसको चेतावनी दी। अब यहाँ पर देखिए है क्या मुद्दा, सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो चीन इन धमकियों से डरने वाला है, चेतावनियों से डरने वाला है, ना आसियान देश अपना क्षेत्र खोना चाहते हैं और ना किसी देश को खोना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी भूमिका हो जाती है भारत की। भारत जो स्टैंड लेगा, अमेरिका का भी स्टैंड लगभग लगभग वही होगा और इस तरह से जो भारत, अमेरिका और फिर ऑस्ट्रेलिया, उधर जापान, यह जो सहयोग बढ़ाएंगे आने वाले समय में इन्हीं का गठजोड़ डिसाइड करेगा कि आखिर दक्षिणी चीन सागर क्षेत्र में क्या होना चाहिए। आई होप आप पूरे मुद्दे को समझ पाए होंगे कि आखिर इस बैठक में हुआ क्या है। आइए हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, जो कि भारत नेट परियोजना के संदर्भ में। भारत नेट परियोजना नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क NOFN का नया ब्रांड नेम है, जिसे अक्टूबर 2011 में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था। अर्थात अक्टूबर 2011 में हमने यह टारगेट फिक्स किया कि हम 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ेंगे और जोड़कर क्या करेंगे, वहाँ तक इंटरनेट का जो उपयोग है उसका जो दायरा उसको पहुँचाएंगे। जब ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी वहाँ पे पहुँचेगी तो ना सिर्फ शिक्षा, ना कि सिर्फ स्वास्थ्य, बल्कि जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी कृषिगत मुद्दे हैं या फिर मंडियों का व्यापार है, वो सभी कुछ क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और साथ ही साथ सरकार का हर क्षेत्र में गांव तक पहुंच बढ़ जाएगी और इसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति सरकार से जुड़ सकेगा। तो इसके जरिए हाई स्पीड ब्रॉडबैंड किफायती दरों पर पहुंचाया जाएगा और यहाँ पर जो ब्रॉडबैंड की जो गति होगी वह 2 से लेकर 20 Mbps तक की होगी। ग्राम पंचायतों के साथ साथ भारत नेट परियोजना में जो जिला स्तर के सभी सरकारी संस्थान हैं, उनको भी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी और इस तरह से गांवों से लेकर शहरों को भी क्या किया जाएगा, ब्रॉडबैंड से जोड़ दिया जाएगा, जिससे उस जिले के जितने ऑफिस हैं वह गाँव के लिए चलने वाली परियोजनाओं का लाभ वहाँ के लोगों को उपलब्ध करवा सकें। परियोजना का जो वित्त पोषण है वह यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड द्वारा किया जा रहा है और इससे ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में जो लोग हैं, जो संस्थाएं हैं, उनको ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं, कुछ जगह पर और कुछ जगह उपलब्ध करवाई जाएंगी। जिन क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाना संभव नहीं होगा, अर्थात केबल के माध्यम से यह इंटरनेट नहीं पहुंचा जाएगा, वहां पर वायरलेस और सैटेलाइट नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा सकता है इस ब्रॉडबैंड की सुविधा को पहुंचाने के लिए। और जब ये हो जाएगा तो हम वहां पर जो ग्रामीण स्तर पर, पंचायत स्तर पर जो स्कूल होते हैं, जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, जो कौशल विकास केंद्र होते हैं, उनको निःशुल्क इंटरनेट कनेक्शन हम प्रदान कर पाएं। हाल ही में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा तमिलनाडु में भारत नेट परियोजना की 1950 करोड़ रुपए की निविदा को रद्द किया गया, अर्थात कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया गया। ये कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने के कारण ही क्या है, भारत नेट परियोजना चर्चा में आई है। कॉन्ट्रैक्ट को रद्द इस कारण कर दिया गया है क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में कई प्रकार की अनियमितताएं पाई गई। दरअसल चेन्नई की एक गैर सरकारी संगठन है जिसका नाम है अयक्कम, उसने कहा है कि निविदा में कई प्रकार की अनियमितताएं हैं और इसमें भ्रष्टाचार का मुद्दा दिखाई देता है, जिसके कारण सरकार ने इस पर जो है कि अपना एक्शन लेते हुए इस कॉन्ट्रैक्ट को ही क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया।
इसके वजह से क्या होगा कि जो है कि आने वाले समय में तमिलनाडु में यह जो भारत नेट परियोजना है यह क्या हो जाएगा, शिथिल पड़ जाएगा या कुछ समय के लिए डिले हो सकता है। तमिलनाडु में इस परियोजना को तमिलनाडु फाइबर नेट कॉरपोरेशन जिसका नाम है टेन्फी नेट के माध्यम से संचालित किया जा रहा था। और इस निर्णय से क्या होगा कि जैसा कि मैंने बताया कि यह जो तमिलनाडु फाइबर नेट कॉरपोरेशन है भारत नेट के परियोजना को आगे नहीं बढ़ा पाएगा और आने वाले समय में इसको लेकर क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। इस परियोजना अर्थात भारत नेट परियोजना के प्रथम चरण को दिसंबर 2017 तक पूरा कर लिया गया है और इसके तहत हमने अभी तक यह किया है कि लगभग 1 लाख गांवों को हमने ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान कर दी। इसका जो तीसरा चरण है वह 2019 से 2023 तक क्या होना है, पूर्ण होना है। और जब यह पूर्ण तब होगा जब ये क्या हो, चलता रहे। लेकिन तमिलनाडु में जिस प्रकार की चीज़ें आई हैं उसके वजह से आने वाले समय में तमिलनाडु में डिले हो सकता है। दूसरी, इसी के साथ साथ अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार की चीज़ें सामने आ रही हैं। इससे कहा जा रहा है कि जो भारत नेट परियोजना का तीसरा चरण है हो सकता है वो कंप्लीट ना हो। इसके साथ भारत नेट परियोजना के संदर्भ में कुछ और मैं जो है कि लाइनें आपको पीडीएफ के माध्यम से दूंगा। चूंकि मैं स्लाइड आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूं तो आप उसको प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।